यार भाभी, मेरे कपड़े कहाँ हैं? देखो ना, मेरे कपड़े नहीं मिल रहे। देवर जी देखो ना, मैंने पहन रखे हैं आपके कपड़े। अरे मैं ये वेस्टर्न गाउन थोड़ी ना पहनता हूँ। आप भी ना कैसा मजाक करती हो। अच्छा भाभी, जल्दी से मेरे कपड़े दे दो। जिसके बाद मोना शुभम को उसके कपड़े दे देती है और शुभम जल्दी से तैयार होकर हॉल में आ जाता है, जहाँ मोना ने सबके लिए बढ़िया सा खाना बनाया होता है। शुभम, अब जल्दी से टेबल पर बैठ जाओ। आज मैंने तुम्हारे पसंद का बेसन का चीला बनाया है। भाभी, ये तो गलत बात है। भैया के लिए बेसन का चीला और हमारे लिए आटे का चीला। अच्छा बच्चू, लेकिन तुम तो बेसन खाती ही नहीं हो। और आप लोग भूल गए, घर में एक देवर जी और मुझे छोड़कर सबको बेसन से एलर्जी है। इसीलिए तो मैंने देवर जी के लिए अलग से बेसन का चीला बनाया है और आप लोगों के लिए अलग से आटे का चीला। मेरी बहू हम सबका कितना ख्याल रखती है। हाँ, लेकिन इस निकम्मे को देख रही हो माँ? अपनी भाभी का बहुत ज्यादा ही प्यार मिलता है इसे, इसीलिए बस इसकी मौज मस्ती लगी रहती है और कोई काम नहीं है। मैं तो कहता हूँ अब इसकी शादी करवा देते हैं। शादी के लिए कमाना पड़ता है, कोई निकम्मे को अपनी बेटी क्यों देगा? पापा जी, ऐसा मत कहिए देवर जी को। देवर जी से तो कोई भी लड़की शादी कर लेगी। मुझे तो भाभी से शादी करनी थी। भाई मेरा घर तोड़वाएगा क्या? भैया, भाभी आपको गलती से मिल गई, वरना अगर मुझे भाभी मिली होती तो मैं इनसे ही शादी कर लेता। अब तो भाभी की कोई कॉपी भी नहीं है कि उससे ही शादी कर लूं, और कोई बहन भी तो नहीं है। देवर जी, अपने भैया को परेशान मत करो। और रही बात मेरी कॉपी की, मुझसे अच्छी देवरानी ढूंढ कर लाऊंगी आपके लिए। और चलो, अब आप भी ऑफिस जाना शुरू करो। ऐसे ही घर में हमेशा हंसी मजाक का माहौल बना रहता है और कुछ ही दिनों में घर का माहौल और भी खुशनुमा हो गया था। मोना को अपने देवर शुभम के लिए स्नेह माँ जैसा ही है और शुभम भी अपनी भाभी को दिल से सम्मान और प्यार देता है। देवर जी, टिफिन रख लिया ना? आज मैंने आपके लिए आलू पराठा और दही रखा है। बाहर का कुछ मत खाना, पेट फिर खराब हो जाएगा। अरे भाभी, आप तो ऐसे टेंशन लेती हो जैसे मैं कोई छोटा बच्चा हूँ। हाँ तो हो ही बच्चे जैसे। खाने समय पर नहीं खाते हो, पानी भी कम पीते हो और ऊपर से कुछ बोलने पर तुम्हारा काम का बहाना शुरू हो जाता है। देख रही हो माँ इसे? ऑफिस में बॉस की डांट से ज्यादा भाभी की डांट की आदत हो गई है इसे। हाँ बेटा, देख रही हूँ मेरी बहू अपने देवर से कितना प्यार करती है। मुझे अच्छा लगता है देखकर कि हमारे घर में कितना अपनापन है सबके बीच। जिसके बाद शुभम जब भी ऑफिस से लौटता है, उसके हाथ कभी खाली नहीं होते। कभी वो अपनी भाभी के लिए गजरा ले आता, तो कभी उसकी पसंद की चॉकलेट, और कभी कभी कोई छोटी सी क्लिप या दुपट्टा। भाभी देखो, आज क्या लाया हूँ। अरे देवर जी, गजरा? हाँ, मैंने सोचा आज आपने पीली साड़ी पहनी है तो आपके बालों में गजरा अच्छा लगेगा। वाह भैया वाह, आप तो पूरे फिल्मी हो गए हैं। अच्छा है, शादी के बाद अपनी पत्नी के लिए भी ऐसे ही गजरे लेते आना। मोना जब भी कोई नया ड्रेस पहनना चाहती तो वो सबसे पहले अपने देवर शुभम से जरूर पूछती है। ऐसे ही एक दिन हॉल में, देवर जी, ये ड्रेस कैसी लग रही है मुझ पर? भाभी सच बताऊं, आप पर हर रंग अच्छा लगता है, लेकिन ये नीला रंग तो कमाल कर रहा है। बस बस, इतनी तारीफ मत करो वरना आपके भैया नाराज हो जाएंगे। ऐसे ही कुछ समय बीतता है और अब शुभम ने काम पर पूरी तरह से ध्यान देना शुरू कर दिया था। वो रोज बहुत मेहनत करता है और थका हारा घर आता है। और ऐसे ही एक दिन घर लौटने के बाद, आ गए देवर जी, हाथ मुंह धो लो, तब तक मैं खाना गर्म कर देती हूँ। आज बहुत ज्यादा काम था ऑफिस में भाभी। जिसके बाद शुभम अपने कमरे में जाकर मुंह हाथ धोकर अपनी भाभी के पास खाना खाने के लिए आ जाता है और उसकी भाभी, देवर जी पहले खाना खा लो, फिर मैं सिर पर तेल लगाकर चंपी कर दूंगी, सारा दर्द खत्म हो जाएगा। और फिर शुभम के खाना खाने के बाद मोना उसके बालों में तेल लगाकर मालिश करती है, जैसे कि वो अपने छोटे भाई का ख्याल रख रही हो। घर में सब लोग ये देखकर बहुत खुश हो रहे होते हैं। और ऐसे ही एक दिन, अरे सुगंधा बहन, एक जरूरी बात करने आई हूँ। कहिए सुषमा जी। शुभम के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता है, लड़की सुंदर है और संस्कारी भी है। मम्मी, मेरी सहेली से शादी करवा दो ना भैया की। नहीं नीता, चाहे लड़की सुंदर हो और अच्छे खानदान की हो, पर उसमें गुण भी होने चाहिए और मुझे मोना जैसी बहू चाहिए। अरे मम्मी जी, चलिए पहले आप लोग लड़की को देख लीजिए, उसके बाद ही कुछ डिसाइड कीजिए। जिसके बाद अगले दिन सब लोग तारा को देखने जाते हैं, जहाँ तारा अपने घर में सादे सलवार सूट पहने हुई थी, चेहरे पर मासूमियत और आंखों में शर्म। लड़की बहुत सुशील लग रही है। मुझे भी बहुत प्यारी लगी जी। जिसके बाद तारा ने सबके लिए अपने हाथों से चाय बनाई। तारा का व्यवहार सबको बेहद सरल और विनम्र लगा। तभी सुगंधा, हमें ये रिश्ता मंजूर है। जिसके बाद कुछ ही दिनों में शादी की तारीख तय हो जाती है और परिवार में खुशी छा जाती है और फिर सभी शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। अब तो मैं सचमुच घर की बहू बन जाऊंगी। अरे वाह तारा, अब तो पढ़े लिखे खानदान में जा रही है, राज करेगी तू। तेरा तो दूल्हा भी कितना हैंडसम है, बिल्कुल हीरो जैसा लगता है। वो मॉडर्न फैमिली है और तू गाँव में पली बड़ी होकर भी अब तो इतने बड़े परिवार की बहू बनेगी। अरे बस तुम लोग भी ना। सच कह रहे हैं, अब तो तेरी लाइफ सेट है।
शादी की तैयारियां पूरी जोरों शोरों से चल रही थी। घर में हर दिन नई हलचल, नई लिस्ट और नए काम हो रहे थे। मोना ने तो जैसे कमान ही संभाल ली थी। देवर जी इधर आइए, मैंने आपके लिए कुछ शेरवानी देखी है। शादी में दूल्हा ऐसा लगना चाहिए कि सबकी नजरें बस उसी पर टिक जाए। भाभी, आपको जो पसंद है वही ले लीजिए। मुझे तो आपकी पसंद पर आंख बंद करके भरोसा है। अरे नहीं, आज तो आपको खुद ट्राई करनी पड़ेगी। ये देखिए, क्रीम कलर की शेरवानी गोल्डन वर्क के साथ, और ये मैरून वाली। भाभी सच बताइए, कैसा लग रहा हूँ मैं? बिल्कुल राजकुमार लग रहे हो। तारा तो देखते ही शर्मा जाएगी। भाभी, तारा शर्मा जाएगी या आप? क्योंकि आपकी नजर तो मुझ पर ऐसी टिकी है जैसे आप मुझे पहली बार देख रही हो। देवर जी, फ्लर्ट अपनी होने वाली पत्नी से कीजिए, मुझसे फ्लर्ट करके क्या मिलेगा? भाभी, अगर किस्मत ने पहले आपको मेरी जिंदगी में भेज दिया होता ना, तो मैं आपसे ही शादी कर लेता। बस बस, ज्यादा फिल्मी मत बनिए। और सुनिए, शादी के बाद अपनी पत्नी को भी ऐसे ही सर पर बैठा कर रखिएगा, समझे? आप जैसी बन जाएं तो सर पर नहीं दिल पर बैठाऊंगा। मोना हल्का सा मुस्कुराती है, लेकिन उसने बात वहीं खत्म कर दी। ऐसे ही कुछ दिन में शादी की तारीख आ जाती है और शादी वाले दिन बैंड बाजे, ढोल नगाड़ों, लाइटिंग और सजावट से पूरा घर जगमगा उठता है। जिसके बाद शुभम घोड़ी पर बैठकर सिर पर सेहरा लिए और चेहरे पर चमक लिए बारात के लिए तैयार हो जाता है। देखो माँ, हमारा छोटा भाई आज सच में बड़ा हो गया। भगवान इसे खुश रखे। जिसके बाद बारात पूरी धूमधाम से तारा के घर पहुंचती है। वहां जाकर शादी के फेरे हुए, मंत्र गूंजे और शुभम और तारा 7 जन्मों के बंधन में बंध गए। जिसके बाद तारा विदा होकर ससुराल आ गई, जहां उसके लिए गृह प्रवेश की सारी तैयारियां हो रखी थीं। जहां मोना, स्वागत है हमारी नई बहू का। गृह प्रवेश के बाद तारा को अपने कमरे में ले जाया गया, जहां उसके साथ शुभम भी चला जाता है और दोनों थकान की वजह से सो जाते हैं। फिर अगले दिन, बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है। मैंने सोचा है पुलाव, जीरा राइस, बिरयानी, सब्जी में पनीर, छोले, मिक्स वेज और कोफ्ता, और मिठाई में रसगुल्ला, खीर और रसमलाई बना लो। जी माँ जी। माँ जी, बहू पर इतना लोड मत डालिए, पहली रसोई है, हर चीज में 2-2 आइटम बहुत है। एक सूखी सब्जी, एक गीली सब्जी, वेज पुलाव, नान और साथ में दाल और खीर ही काफी है। अच्छा, जैसा ठीक लगे। इसके बाद तारा अपने मन में सोचने लगती है, यहाँ तो जेठानी की ही चलती है, जेठानी के आगे सास का भी मुंह नहीं खुला। लेकिन वो चुपचाप रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है, जहाँ पर उसकी जेठानी मोना ने उसकी खाना बनाने में काफी मदद की। घबराना मत, नमक कम ज्यादा हो जाए तो भी कोई बात नहीं, हमारे घर वाले प्यार देखते हैं, स्वाद बाद में। जी दीदी। जिसके बाद कुछ ही देर में खाना तैयार हो गया। वाह बहू, बहुत स्वाद है खाने में, सच में मजा आ गया। मैंने कहा था ना, मेरी पत्नी सबसे अच्छी है। बहू, ये लो तुम्हारा नेक, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है तुमने। जिसके बाद तारा के चेहरे पर खुशी आ जाती है, लेकिन उसके मन के कोने में एक सवाल भी था। फिर दिन बीतते गए और फिर तारा धीरे धीरे घर के काम सीखने लगी। मोना हमेशा तारा को समझाती, सिखाती और उसका साथ देती थी। और एक शाम, भाभी, अरे नहीं, अब तो मुझे अपनी पत्नी के लिए भी कुछ लाना चाहिए। हाँ देवर जी, अब जिम्मेदारी बढ़ गई है। लेकिन भाभी, गजरा तो आपके लिए ही लाऊंगा। अच्छा, और मेरे लिए? देवर जी, गजरा तारा के बालों में अच्छा लगेगा। तारा ने पहली बार महसूस किया कि मोना खुद शुभम से दूरी बना रही है, लेकिन तारा के मन में अब भी एक हल्की सी खटास थी। उसे लगता था कि घर में असली ताकत मोना के हाथ में है। एक दिन पड़ोसन सुषमा आई। अरे तारा बहू, कैसी हो? जी ठीक हूँ। सुनो बहू, इस घर में मोना की बहुत चलती है, तुम भी धीरे धीरे अपनी जगह बना लो इस घर में। जिसके बाद ये बात तारा के मन में घर कर गई और उसी रात, आपको नहीं लगता कि घर में भाभी की बहुत चलती है? भाभी ने इस घर को संभाला है, उनका हक है इस घर पर। लेकिन अब मैं भी तो इस घर की बहू हूँ। और तुम्हें भी उतना ही हक मिलेगा जितना भाभी को मिलता है, बस तुम धैर्य रखो। जिसके बाद तारा चुप हो जाती है और अगले दिन मोना ने तारा को बाजार चलने के लिए कहा। तारा, मेरे साथ बाजार चलो, तुम्हारे लिए कुछ नए सूट लेने हैं। जी देखो, मैं चाहती हूँ कि तुम इस घर में राज करो, लेकिन राज करने के लिए दिल जीतना पड़ता है। उस वक्त तारा ने पहली बार मोना की आंखों में सच्चाई देखी थी। दीदी, मुझे लगा था आप मुझे दबाना चाहती हैं। पगली, अगर दबाना होता तो पहली रसोई में इतना साथ क्यों देती? जिसके बाद कुछ हफ्ते तक सब कुछ सामान्य ही रहा, लेकिन धीरे धीरे तारा को एक चीज बहुत खटकने लगी। शुभम का अपनी भाभी मोना के लिए अलग ही स्नेह है। शुभम ऑफिस जाता, लेकिन दिन में 2 बार मोना को फोन जरूर करता। भाभी, खाना खाया कि नहीं? टाइम से खा लिया करो ना। और दवा लिया आपने? अरे देवर जी, अब मैं बच्ची नहीं हूँ, आप अपनी पत्नी को फोन करो, वो ज्यादा हक रखती है। पत्नी तो घर में है, भाभी तो दिल में है। बस बस, ज्यादा शरारत मत करो। तारा पास ही बैठी सब सुन ही रही होती है। उसके चेहरे पर मुस्कान तो होती है, पर मन में जलन की आग धधक रही होती है। और ऐसे ही एक दिन डाइनिंग टेबल पर सब साथ बैठे थे। भाभी, आपके हाथ के खाने में तो सच में जादू है। अगर तारा से शादी नहीं हुई होती ना,
तो मैं तो हमेशा आपका बनकर रह जाता। अच्छा हुआ आपकी शादी तारा से हो गई, नहीं तो तुम्हारे भैया मुझे घर से निकाल देते। हाँ भाई, ज्यादा उड़ान मत भरो। जिसके बाद सब हंस पड़ते हैं, लेकिन तारा का दिल अंदर से टूट सा गया था। फिर एक दिन शुभम जल्दबाजी में ऑफिस के लिए निकल पड़ता है और टिफिन घर पर ही भूल जाता है। अरे देवर जी, टिफिन ले जाना भूल गए। कोई बात नहीं, आज बाहर खा लेगा। नहीं माँ जी, बाहर का खाना ठीक नहीं होता है, मैं दे आती हूँ। जिसके बाद मोना शुभम को टिफिन देने के लिए ऑटो लेकर सीधे शुभम के ऑफिस पहुँच जाती है। भाभी आप यहाँ? देवर जी, आप टिफिन भूल गए थे ना, मैंने सोचा कहीं भूखे न रह जाओ। भाभी आप तो सच में मेरी लाइफ सेवियर हो। उसी समय तारा को उसके किसी जानकार ने बता दिया कि मोना शुभम के ऑफिस आई हुई है। जिसके बाद शाम को जब मोना लौटी तो तारा का चेहरा सख्त था। दीदी, आपको इतना भी क्या जरूरी काम आ गया था कि आपको शुभम के ऑफिस जाना पड़ा? तारा, भूखे पेट काम अच्छा नहीं होता है और शुभम अपना टिफिन घर भूल गया था, बस टिफिन दे आई। सबके सामने तो जैसे माँ बनती है। देवर भाभी का ये रिश्ता घर में किसी को अजीब नहीं लगता है। सबको देवर भाभी का रिश्ता स्नेह भरा ही लगता है। जिसके बाद एक रात तारा और शुभम टहलने निकलते हैं। एक वेनिला, एक चॉकलेट और एक स्ट्रॉबेरी पैक कर देना। 3 क्यों? भाभी के लिए भी ले लेता हूँ। क्या भाभी का अकेले का पेट है? घर में और भी तो लोग हैं। मम्मी आइसक्रीम नहीं खाती, पापा को ठंडा गरम लग जाता है। और तुम्हारी ननंद मैडम तो सो गई होंगी, बच्ची तो भाभी ना, उन्हें मीठा बहुत पसंद है। अच्छा ठीक है। अपने पति को उसकी भाभी के लिए इतना सोचते देख तारा को जलन होने लगती है। जिसके कुछ दिनों बाद शुभम ने मूवी का प्लान बनाया। तारा, नई फिल्म लगी है, चलो चलते हैं। हाँ ठीक है। और सुनो, भाभी को भी साथ ले चलते हैं। भैया तो काम में बिजी रहते हैं, भाभी बोर हो जाती होंगी। हाँ, भाभी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए ना। जिसके बाद जब मूवी के लिए तैयार होने का वक्त आया तो मोना मॉडर्न जीन्स और टॉप पहन कर आई, जिसमें वो बेहद स्टाइलिश लग रही थी। भाभी आप तो कॉलेज गर्ल लग रही हो। अरे देवर जी, इतना भी मत चढ़ाओ, मैं क्या बूढ़ी लग रही हूँ? अरे नहीं, तुम तो मेरी दुल्हन हो। लेकिन तारा के मन में उसकी जेठानी मोना से तुलना चल रही होती है। मूवी हॉल में शुभम बीच में बैठा होता है। एक तरफ तारा और दूसरी तरफ मोना बैठी होती है। भाभी लो, मुझे भी दे दो। अरे हाँ, ये लो। जिसके बाद तारा को लगने लगा कि उसके पति का ध्यान उससे ज्यादा मोना पर है। और फिर एक दिन पड़ोसन सुषमा आई। बहू, सब ठीक है ना? हाँ, देखो देवर भाभी का रिश्ता अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी अपनी जगह बनानी होगी। ये बात सुनकर तारा के मन में गुस्सा और जलन और ज्यादा पैदा हो जाता है। उसी रात, शुभम, क्या आपको नहीं लगता कि आप भाभी का कुछ ज्यादा ही ख्याल रखते हैं? क्या मतलब? मतलब फोन, आइसक्रीम, मूवी, हर जगह भाभी। भाभी ने मुझे माँ जैसा प्यार दिया है। जब मैं कुछ नहीं करता था तब भी उन्होंने मेरा साथ दिया। और मैं? तुम मेरी पत्नी हो, मेरा वर्तमान और भविष्य। भाभी मेरा अतीत है जिसने मुझे संभाला है। जिसके बाद तारा कुछ पल चुप रही और अगले दिन मोना ने तारा को अकेले बुलाया। मैं समझ रही हूँ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। क्या यही कि शुभम मुझे ज्यादा महत्व देता है? हाँ देखो तारा, मैं उसकी भाभी हूँ। उसका बचपना, उसकी गलतियाँ सब देखा है मैंने, लेकिन अब उसकी दुनिया तुम हो। अगर कभी तुम्हें लगे कि मैं बीच में आ रही हूँ तो मुझे रोक देना। दीदी, मुझे डर लगता है कि कहीं मैं पीछे न रह जाऊँ। प्यार बांटने से कम नहीं होता, बल्कि और बढ़ता है। जिसके बाद तारा ने पहली बार मोना को दुश्मन नहीं, बहन की तरह देखा। उस दिन के बाद शुभम ने भी संतुलन बनाने की कोशिश की। आज मूवी देखने सिर्फ हम दोनों जाएंगे, भाभी को अगले हफ्ते भैया के साथ भेज देंगे। सच? ठीक है, मैं रेडी होके आती हूँ। हाँ, अब मेरी पत्नी की बारी है। जिसके बाद शुभम ने सच में तारा को खुश रखने की बहुत कोशिश की और वो कभी उसे बाहर घुमाने ले जाता है तो कभी उसके लिए सरप्राइज गिफ्ट ले आता, तो कभी उसके लिए खुद चाय बना लाता। लेकिन तारा के मन में जो असुरक्षा बैठ चुकी थी वो इतनी आसानी से नहीं जाने वाली थी। फिर एक शाम, सुनो, ऑफिस से आते समय थोड़ा सा धनिया लेते आना, सब्जी बनानी है। तारा अभी मीटिंग में हूँ, इतना छोटा सा काम है, खुद मंगा लो या घर के पास से ले आना। हर चीज के लिए मुझे ही क्यों फोन करती हो? अच्छा, रहने दो। तारा का दिल दुख गया और उसे लगने लगा कि उसकी बात की कोई कीमत नहीं है। और कुछ ही दिनों बाद, सुनिए जी, घर में घी खत्म हो गया है, आते समय ले आइएगा। मुझे देर हो जाएगी आने में, तुम शुभम से मंगा लो, वो अभी निकल रहा होगा। सुशील फोन रख देता है। जिसके बाद मोना शुभम को फोन करके घी लाने को बोलती है। और फिर शाम को शुभम घर आया तो उसके हाथ में घी का डब्बा था। ये क्या है? भाभी ने कहा था घी खत्म हो गया है तो लेते आया। मेरे लिए तो धनिया लाने से इतना गुस्सा आया था और भाभी के लिए घी तुरंत ले आए। अरे बात अलग थी। हाँ, बात अलग ही है। उस दिन के बाद से तारा के मन में जलन और बढ़ गई। पड़ोसन सुषमा और कांति अक्सर मौका देखकर तारा को भड़काती। बहू, देखा ना, देवर भाभी का रिश्ता थोड़ा ज्यादा ही गहरा है। तुम्हें अपनी जगह बनानी होगी, नहीं तो सारी जिंदगी साइड में ही रह जाओगी। हाँ, शायद आप सही कह रही हैं। जिसके बाद से तारा छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगती है और घर में उसका चेहरा हमेशा चिड़चिड़ा रहता है।
ये सब मोना और शुभम भी समझ रहे थे। देवर जी, लगता है आपकी पत्नी नाराज रहती है आजकल। मुझे भी समझ नहीं आ रहा क्या करूं। उसी रात मोना के मन में एक शरारती ख्याल आता है। जब तक देवरानी जी का चिढ़ना बंद नहीं हो रहा तब तक क्यों ना देवरानी जी को थोड़ा और चिढ़ा दे, शायद फिर असली बात बाहर आ जाए। जिसके बाद अगले दिन से मोना ने जानबूझकर शुभम के और करीब रहना शुरू कर दिया। और फिर सुबह में, अरे मेरी शर्ट का बटन टूट गया। मैं लगा देती हूँ। अरे रहने दो तारा, देवर जी की आदत है बटन तोड़ने की, मैं लगा देती हूँ वरना ऑफिस लेट हो जाएंगे। जिसके बाद तारा बस मोना और शुभम को देखती ही रह गई। देवर जी थोड़ा स्थिर खड़े रहिए। भाभी, आप ना होती तो मेरा क्या होता। तुम्हारी पत्नी है ना। तारा का चेहरा तमतमा उठा। कुछ दिनों बाद फिर वही हुआ। शुभम टिफिन भूल गया। मैं दे देती हूँ, मैं चली जाऊँ। अरे नहीं नहीं, तुम आराम करो, मुझे आदत है। जिसके बाद मोना फिर शुभम को ऑफिस में टिफिन देकर आई। और फिर शाम को शुभम तारा के लिए चॉकलेट लाया, लेकिन मोना के लिए भी एक छोटा सा पैकेट लेकर आया था। ये क्या है? तुम्हारे लिए चॉकलेट और भाभी के लिए उनका पसंदीदा कुकीज। देखा तारा, देवर जी हमें भूलते नहीं है। जिसके बाद मोना और शुभम की बातें हमेशा हंसी मजाक और हल्की फ्लर्टिंग वाली होती। भाभी, आज आपने जो साड़ी पहनी है ना, कसम से कोई देख ले तो बेहोश हो जाए। बस बस, तुम्हारी पत्नी सामने है। हाँ, मैं ही सामने हूँ। अब तारा का गुस्सा खुलकर सामने आने लगा। और एक दिन खाने की मेज पर, हर काम भाभी ही करेंगी तो मैं यहाँ क्या करने आई हूँ? बहू, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मैं समझ रही हूँ कि इस घर में असली बहू कौन है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं बीच में आ रही हूँ तो मैं पीछे हट जाती हूँ। अब पीछे हटने का नाटक मत कीजिए। घर का माहौल भारी हो जाता है। और रात को तुम हर बात में भाभी को क्यों घसीटती हो? क्योंकि आप हर बात में भाभी को लाते हैं। वो मेरी भाभी है, माँ जैसी। और मैं? जिसके बाद शुभम चुप हो जाता है। अगले दिन मोना ने जानबूझकर शुभम के और पास बैठना शुरू कर दिया। देवर जी, आज ऑफिस में लंच ठीक से करना, और सुनो, शाम को जल्दी आना, तुम्हारी पसंद की खीर बनाऊंगी। अब तो हद हो गई। जिसके बाद पड़ोसन नंदिता और रागिनी ने भी तारा को और उकसाया। अगर तुमने अभी से सख्ती नहीं दिखाई ना तो जिंदगी भर पछताओगी। देवर भाभी के इतने नजदीकी अच्छी नहीं होती। तारा अब हमेशा गुस्से में रहने लगती है। उसकी आंखों में जलन साफ दिखती है। और मोना सब समझ रही होती है। शायद अब सच सामने लाना पड़ेगा। एक शाम जब शुभम ऑफिस से लौटा तो मोना ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, देवर जी, आज बहुत थके लग रहे हो, आओ सिर दबा दूं। रहने दीजिए, अब मैं हूँ ना उनकी पत्नी। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। शुभम ने पहली बार तारा का गुस्सा इतने साफ शब्दों में सुना। बस बहुत हो गया। हाँ, बहुत हो गया। तारा की ऊंची आवाज से घर में सब हैरान हो जाते हैं। लेकिन सबको पता था कि तारा के मन में क्या चल रहा है, इसीलिए कोई कुछ बोलता नहीं है। घर में ऊपर से सब सामान्य दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर रिश्तों की डोर खिंच चुकी थी। तारा की चिड़चिड़ाहट अब खुलकर सामने आने लगी थी। मोना सब समझ रही थी, लेकिन उसने सीधा कुछ कहने की बजाय चुप रहना बेहतर समझा। और एक दिन दोपहर को अचानक दरवाजे की घंटी बजी। अरे भाभी, आपकी सहेली आई है। मोना, कितने दिनों बाद मिल रहे हैं। आज तो पूरा दिन गपशप करेंगे, और हाँ, तेरे हाथ की चाय पिए बिना नहीं जाएंगे। अरे वाह, आओ आओ। तारा किचन में खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर साफ गुस्सा था। बहू, जरा चाय नाश्ता देख लेना। मम्मी जी, अभी मेरा सिर दुख रहा है। ये सुनकर सब थोड़ा असहज हो जाते हैं। भाभी, आप बैठकर अपनी सहेलियों से बात करो, मैं करता हूँ खिदमत। अरे देवर जी, रहने दो। नहीं भाभी, आज आपकी इज्जत का सवाल है। जिसके बाद शुभम किचन में जाता है और चाय बनाता है। बिस्किट और नमकीन प्लेट में सजाए और खुद ट्रे उठाकर हॉल में आता है। अरे वाह, देवर जी तो पूरे शेफ निकले। मोना, तेरा देवर तो तेरा बड़ा ख्याल रखता है। सच में किस्मत वाली हो तुम। तारा दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी और उसके मन में आग भड़क उठी। शाम को जब सहेलियां चली गईं, बहुत सेवा हो गई आज। क्या मतलब? मतलब साफ है, मेरा पति जेठानी का गुलाम बन गया है। क्या बोल रही हो तुम? वही जो सच है, हर काम हर ख्याल बस भाभी। भाभी की सहेलियां आई थीं और हमारे घर की भी कोई इज्जत है। इज्जत या आपका प्यार? उस दिन के बाद घर में एक अजीब सी दूरी आ गई। कुछ दिन बीते। तारा और शुभम की शादी को 6 महीने पूरे होने वाले थे। शुभम ने सोचा कि इस बार कुछ खास किया जाए। वो बाजार गया। तारा के लिए 10,000 की खूबसूरत हरे रंग की साड़ी ली, सिल्क की, भारी बॉर्डर वाली। और साथ ही उसने मोना के लिए भी एक साधारण सी 2,000 की साड़ी ले ली। शाम को वो मुस्कुराता हुआ घर आया। तारा, आंखें बंद करो। क्या है? हमारी 6 महीने की सालगिरह मुबारक हो। तारा ने वो पैकेट खोला और उसने देखा कि उसमें हरे रंग की चमचमाती साड़ी निकली। ये हरा रंग? हाँ, तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। आपको बस भाभी की पसंद याद रहती है, मुझे हरा नहीं पिंक पसंद है। अरे, आपको बस भाभी दिखती है। घर में मेरी पसंद, मेरी खुशी कुछ मायने नहीं रखता। तभी मोना वहाँ आ गई। क्या हुआ? आपको तो सब पता होता है, बताइए ना, मैंने कब कहा था मुझे हरा रंग पसंद है? तारा, तुम्हारे लिए 10,000 की साड़ी ली है। और भाभी के लिए? उनके लिए भी एक ली है।
बस यही तो दिक्कत है, हर खुशी में भाभी बराबर। इसके बाद घर में सब इकट्ठा हो गए। बहू क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा पति मेरी जगह अपनी भाभी को देता है। शुभम, ये क्या सुन रहा हूँ? पापा, मैंने सिर्फ तोहफा दिया है। अगर मेरी वजह से समस्या है तो मैं साड़ी वापस कर देती हूँ, नाटक मत कीजिए। उस रात घर में भयानक सन्नाटा छा गया। अगले दिन शुभम ने मोना से बात करना लगभग बंद कर दिया। लगता है मैंने अनजाने में कुछ गलत कर दिया। तुमने कुछ नहीं किया, वक्त खराब है। मोना अंदर ही अंदर टूटने लगी और उधर तारा भी खुश नहीं थी। वो अपने कमरे में ही रहती थी, किसी से ज्यादा बात नहीं करती। भाभी आप ठीक है? हाँ। शुभम भी चुपचाप रहने लगा। पहले जहाँ घर में हंसी गूंजती थी, अब वहाँ सन्नाटा था। डाइनिंग टेबल पर सब साथ में बैठते, लेकिन कोई बातचीत नहीं होती। ये घर ऐसा कब से हो गया? जब दिलों में गलतफहमियां घर कर लें तो दीवारें भी बोलना बंद कर देती हैं। मोना अपने कमरे में बैठकर अक्सर रोती रहती थी। मैंने तो हमेशा इस घर को जोड़े रखने की कोशिश की, फिर ये सब क्यों? उधर तारा भी अकेले में सोचती है, क्या सच में मैंने ज्यादा बोल दिया या सच में मेरा डर सही है? लेकिन कोई भी खुलकर बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। और शुभम ने मोना से दूरी बना ली, लेकिन उसकी आंखों में अपराध बोध साफ झलकता था। घर में त्योहार जैसा माहौल भी फीका पड़ गया था। घर में कई दिनों तक सन्नाटा था। सब एक ही छत के नीचे रहते हुए भी जैसे अलग अलग दुनिया में थे। शुभम ने मोना से बात करना लगभग बंद कर दिया था और तारा अपने कमरे तक सीमित हो गई थी। एक दोपहर अचानक किचन से आवाज आई। मोना, क्या हुआ? सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है। सुशील तुरंत उसे संभालकर सोफे पर बैठाता है। हे भगवान, पानी लाओ कोई। तारा दूर खड़ी सब देख रही थी। उसके चेहरे पर घबराहट थी, लेकिन कदम आगे नहीं बढ़े। शुभम को बुलाओ। भैया अपने कमरे में है। लेकिन इस बार शुभम कमरे से बाहर नहीं आया। शायद उसे लगा फिर कोई बहाना होगा। रहने दो, मैं खुद ले जाता हूँ अस्पताल। सुशील मोना को लेकर अस्पताल के लिए निकल गया। कुछ ही मिनटों बाद जब शुभम को असलियत पता चली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या भाभी को अस्पताल ले गए? वो बिना कुछ सोचे भागा भागा अस्पताल पहुंचा। अस्पताल के बाहर सुशील बेचैन खड़ा था। भाभी कैसी हैं? डॉक्टर अंदर देख रहे हैं। तभी डॉक्टर बाहर आए। मरीज की हालत गंभीर है, हमें तुरंत सर्जरी करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, मेरी भाभी माँ ठीक तो हो जाएंगी ना? उन्हें कुछ होगा तो नहीं ना? उनके दिल में छेद है, काफी समय से समस्या थी, अब ऑपरेशन का समय आ गया है। तारा ये सुनकर सन्न रह गई। दिल में छेद? हाँ बहू, मोना बचपन से ही दिल की मरीज है। उसने कभी किसी को बोझ नहीं बनने दिया। उसने हमेशा घर को संभाला, अपनी बीमारी छुपाकर। तारा की आंखें भर आई। उसे अपने हर शब्द, हर ताने की याद आने लगी। उधर शुभम अस्पताल के सामने मंदिर में खड़ा रो रो कर प्रार्थना कर रहा था। भगवान, मेरी भाभी माँ को कुछ मत होने देना। माँ के बाद वही हैं जिन्हें मैं सबसे ज्यादा मानता हूँ। उन्हें अगर कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। चिंता मत कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा, भगवान पर भरोसा रख। घंटों की बेचैनी के बाद डॉक्टर बाहर आ गए। सर्जरी सफल रही, अब खतरा टल गया है, लेकिन ध्यान बहुत रखना होगा। सबकी आंखों में राहत के आंसू आ गए। अगले कुछ दिन अस्पताल में बीते। इस बार तारा हर वक्त वहाँ मौजूद रही। दीदी, तारा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको समझ नहीं पाई। पगली, रिश्ते समझने में वक्त लगता है। मोना की घर वापसी के बाद तारा ने पूरी जिम्मेदारी संभाल ली। दवाइयों का समय, खाना, आराम, सब ध्यान रखती। थैंक यू तारा, तुमने बहुत संभाला भाभी को। ये मेरा फर्ज है। एक दिन शाम को, दीदी, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ कहो। मैंने बहुत गलत सोचा। मेरा पति मेरी जेठानी का गुलाम नहीं है, मेरा ही दिमाग खराब था। आपने हमेशा घर को जोड़ा और मैं तोड़ने चली थी। मोना की आंखों में आंसू आ गए। अब सब भूल जाओ, हम बहनें हैं। अब ये घर फिर से पहले जैसा हो जाएगा। भगवान ने बड़ी सीख दी है हम सबको। रिश्तों में शक नहीं, विश्वास होना चाहिए। धीरे धीरे घर में फिर से हंसी लौट आई। तारा और मोना अब सच में देवरानी जेठानी नहीं, बहनों की तरह रहने लगी। और तारा समझ चुकी थी कि प्यार बांटने से कम नहीं होता, बस समझदारी जरूरी होती है। इस तरह एक गलतफहमी ने घर को हिलाया जरूर, लेकिन आखिरकार सबको जोड़ भी दिया। अब इस घर में फिर से वही पुरानी रौनक थी और इस बार रिश्तों में भरोसा पहले से भी ज्यादा मजबूत था।